भाई बच्चा आपने किसके लिए पैदा किया? कंपनियों के लिए पैदा किया क्या? भाई आपका बच्चा कंपनियों को मतलब काम दे देगा? जो कोई भाई यहाँ सारे ये पढ़े लिखे बालक से दिखे हैं उनसे ये बाहर प्राइवेट सरकारी कितने नौकरी करते हो, तो कंपनी का एक नियम है कि वो आपको 1 लाख तनख्वाह 1 लाख रुपया तब देगी जब उसने 10 लाख का काम करके दोगे। कम से कम 10 गुना काम करके दोगे तो वो आपको देगी। ये नियम है। मतलब इसका मतलब हमारा बालक काम तो 10 लाख का करे और मिले उसने 1 लाख, इसका मतलब वो 10 लाख का काम अपना घर भी कर सके है भाई। वो इसका मतलब इतना काबिल है। अब वो इतना काबिल है, या बात अब वो इतना काबिल है हमारा बच्चा, या बात उस तक कौन बताओगा? हैं भाई जी, भाई हमारा बच्चा काबिल है या बात उस तक कौन बताओगा? जिसने वो पाला पोसा है, मतलब और जिसके पास उन्हें पढ़ाई लिखाई करी। अब जैसे यो गुड़िया है या लड़का है, यो कितने उम्र है इसकी? 15 महीने का, यानी 1.25 साल का हो लिया। अब यो 1.25 साल का हो लिया है, अभी तक ये घर में सबको प्यारा है, सारे लोग इससे प्यार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यो धीरे धीरे इसने घर के किसी किसी काम पर कहेंगे ना यो ना करे, ना यो ना करे, ना यो ना करे है, और बात ने सही मानेगा तो बच्चा बढ़िया है। और देखो अभी वो मिट्टी में खेलने का मन कर रहा है तो, लेकिन आप इसने रोक रहे, जबकि इसको खेलने देना चाहिए एकदम फ्री। खंडा ले तो जो खंडावा देखी जाओगे क्या फर्क पड़ा है। अब इसने बड़ा हो गए यू किसी लायक है या नालायक है, ये बात या तो इसके माँ बाप बताएंगे, या इसका पड़ोस बताएगा, या इसके स्कूल के मास्टर बताओगे। क्यों ताई? यही है ना भाई। किसी भी बच्चे को भाई वो बच्चा लायक है या नालायक है, राम राम जी, वो कौन बताएगा? उसके माँ बाप। अच्छा, माँ बाप किस बेसिस पे बताएंगे नालायक या लायक? एक तो गुलाम की तरह जिंदगी जिंदा हो तो बढ़िया बालक है, मतलब सारी बात मानता हो तो अच्छा बच्चा है ना। उसी को आप बढ़िया बोल रहे हैं ना, जो सारी बात मानता हो, जो सवाल पूछ लेगा सामने से उसको आप अच्छा नहीं मानते। अच्छा, दूसरा कौन सा? जो स्कूल में जाके और जुगर मैडम ने या मास्टर ने पढ़ा रखा नूका नु याद कर ले, यानी अपना दिमाग का इस्तेमाल ना करे। उसने स्कूल वाले मास्टर बढ़िया बताओगे, यानी घर वाले बताओगे बढ़िया उसने जो गुलाम होगा, और बाहर वाले बताओगे उसने जो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, वो बढ़िया बालक है ना। हो तो बताओ जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखो इस एंगल से कोई बात नहीं करेगा आपसे आके, आप तो आके न्यू का बड़कन समझाओ, पढ़ लें लिख लें, पढ़ ले लिख ले पे भी आओगे, पर पहले तो न्यू बता दो कि भाई आपके बच्चे को अगर वो सवाल पूछता हो तो बढ़िया बताओगे क्या? जिस तरह मैंने क्या करा जो कर, मैं जब यो लॉकडाउन वगैरह में जब आप खड़े हो गए बोलना शुरू करा तो मारे घर क्या मारती नु कहता ना की जरूरत जा रही है, तेरे की जरूरत जा रही है। मैं कहा मैंने जरूरत नहीं जा रही है कि या इसकी आंच मेरे पे भी तो आओगी, लेकिन चलो वो दौर गुजर गया। अब आप न्यू बात करा अपने इन बच्चों की। जब बच्चा पैदा होया सब ने खुशी मनाई, और ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता जावे त्यों त्यों उसके घर के दुखी होते जाओ उससे। मतलब वो ऐसा क्या हो गया, वो बड़ा हो गया ऐसा खराब क्यों कर हो गया वो? और क्या फिर जब बड़ा होगा उससे इतना दुखी होना था तो फिर वो पैदा क्यों करा? फिर पैदा हुए पीछे उसकी खुशी क्यों मनाई थी? नहीं। अच्छा, फिर स्कूल में जो आपने पढ़ाया जावा आपके बच्चे को, वो आप तय करते हो कोई और? स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा ये आप तय करते हो, आपका बच्चा तय करता है, स्कूल का मास्टर तय करता है, या कोई दूर बैठा कोई बोर्ड या कोई सरकार तय करती है? मास्टर द्वारा तो सिलेबस आवा है किताब में, और वो सिलेबस कौन छापा है? बोर्ड। क्या सीबीएसई छापेगा चाहे स्टेट बोर्ड छापेगा? वो उससे किसने गया? सरकार ने। सरकार किसने बनाई? पॉलिटिकल पार्टियां ने।
पॉलिटिकल पार्टियां ने चंदा कौन देवा है? बाजार। तो बाजार के हिसाब से सिलेबस बनेगा या आपके हिसाब से बनेगा? भाई आप कोई चीज बनाओगे तो अपने फायदे की बनाओगे, और वो कोई चीज बनाओगा तो अपने फायदे की बनाओगा। नहीं समझे जी बात आप? भाई जो भी मानस अपना चीज बनाओगा वो अपने काम की बनाओगा, वो आपके काम का सामान क्यों बनाने लगे भाई? उसको जिस चीज में फायदा होगा वो वैसी चीज बनाएगा। इसीलिए फिर आपके बच्चे की पढ़ाई इस टाइप की हो जाएगी कि बच्चा जो पढ़ा लिखा होगा, आप अपने गांव का हिसाब लगाना, जो पढ़ा लिखा बालक होगा वो कैसा होगा? ना तो उन्हें टाइम पे उठना आंदा, ना टाइम पे सोना आंदा, ना उन्हें बोलना आंदा, ना उसने घर के काम संभालने आंदे, ना उन्हें खेत का काम आंदा। उसने न्यूनी बेरा रोटी के ऊपर पैदा हुआ जमीन में तय। हाँ, जो भी पढ़ने में बढ़िया है, मैं उससे की बात आ रहा मतलब फोन भी कराओगे ताई, करावांगे, चिंता ना करें, रुके पहले एक बार फोन पे भी आओगे। तो न्यू बताओ कि भाई आप अपना बालक जो है उसने कुछ भी ऐसा काम करना आवा है कि घर में कुछ खराब हो जाए तो उन्हें ठीक कर लें, दीवार टेढ़ी हो जाए उसमें दरार आ रही उन्हें ठीक कर लें, जूता टूट जाए उसने संभाल लें, गंडासा मोटर खराब हो रही है उसने ठीक कर लें। कुछ आवा है जी आपने? है ना जी? यो काम अनपढ़ ना आशकेर है ना, अनपढ़ अपने जरूरत का सारा काम कर लेगा जो भी उन्हें चाहिए है जिंदा रहने के लिए। पढ़े लिखे ने जिंदा रहने के लिए किसी न किसी कंपनी पे या किसी स्कॉलरशिप पे या किसी मुआवजे पे या किसी भीख पे निर्भर रहना पड़ेगा। पढ़े लिखे ने तो उन लोग की मावा भी है, उन लोग ये आवत है, उन लोग टुटकलो आवत है, उन लोग के लोग पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, स्कूल टूटते जाते, पढ़े लिखे मास्टर तैयारी करने जाते, वो टूटने मतलब तो पढ़ो ना देनो नहीं आएंगे। तो इब यो सोचो आप कि सिलेबस बनाया किसी और ने और वो सिलेबस पढ़ के बच्चा क्या करा है। देखो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपका कि जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है वो आपकी जिंदगी में कहीं भी काम नहीं आता। जब वो जिंदगी में काम नहीं आंदा तो उस चीज के ऊपर उस बच्चे के 25 साल बर्बाद क्यों करे भाई? जब वो काम में नहीं आना तो 25 साल बर्बाद की करने का क्या लॉजिक है? इसका मतलब या तो वो पढ़ाओ जो हमारा काम आंदा हो, जो हमने जिंदगी के लिए तैयार करता हो। पढ़े लिखे बालक रिश्ते नहीं संभाल सकते, ब्याह हो जाए 6 महीने में तलाक की अर्जी चालू हो जाए, उनकी कोर्ट में जाने चालू, थाने में जाने चालू हो जाए। सरकार की कमी है ना, सरकार की कोई कमी नहीं है। सरकार की इसलिए कमी नहीं है, रुको 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 मैं बताऊं आपने, सरकार की इसलिए कमी नहीं है कि आपका बच्चा क्या पढ़ेगा ये आप तय करोगे। अगर कोई और तय कर रहा है तो इसका मतलब हम कमजोर हैं। सरकार कुछ नहीं करेगी। क्यों करेगी? सरकार जब चलावे उन्हें पॉलिटिकल पार्टी है तो वह क्यों करेगी आपके लिए? एक बात बताओ आप, ये ले के जाओ ससुरी छोरा तो वो 1.5 लाख रुपया दे रहे हो, रखो जेल में क्यों गिरन सीधा? वो जेल में न्यू नहीं गिरे हैं, मैं बताऊं जेल पाड़े हुए और वो इसलिए है, मैं बताऊं वो इसलिए है क्योंकि आपके गांव की जो पंचायत है और जो गांव के लोग हैं वो अपनी असलियत भूल गए। क्यों गिर दे जेल में? कैसे गिर दे? क्यों गिर दे जेल में? अगला तो इतना अगर एक बात बताओ, अगर उन तबाड़का है गलत क्या है सही क्या है, अगर ये शिक्षा आप माँ बाप और उसके स्कूल के मास्टर नहीं दे पाए तो इसे माँ बाप कितना तो दुखी होना है। ठीक है, फिर तो भाई आपका फर्ज बने ना, यो मेरा फर्ज है मेरे बच्चे को सही गलत का फैसला कैसे लेना है ये सिखाना मेरा काम है ना। माँ बाप तो पेट का पानी कुछ नहीं कर दे, माँ बाप कुछ नहीं कर दे, स्कूल में गेर का न्यू कहते हैं पीट लियो जी, मार लियो जी, पढ़ा दो बस, इस तो फालतू कुछ कहना हुआ माँ बाप ने तो फिर न्यू कहो ना। तो इसका मतलब समझ की कमी है। जब मास्टर मारते ने तो
आगे छड़ो नहीं खड़ी पाओगी वो टेम गया मारने वाला ये नंबरदार बैठा काम का देखो एक नंबरदार एक चीज मैं आपने बताऊं, सुनो तो कहा डॉक्टर साहब सुनो एक बार ये जो फ्लो है बात का पहले मैं सुन लो। सुनने चला साया ये करे वो नंबरदार बैठो मन बोले तेरे रास्ता आया था मन नंबरदार को नहीं आया ना बात करने दो तो उन्होंने ना हाँ बदले आया था मको हाँ बदले आया था लोग थोड़ा के करे मैं लो भाई थोड़ा पोज भी हो जाए तो यू रोटी बना दे सुन लो डॉक्टर साहब सिक्का निकाला क्या नाम है आपका भाई साहब? चला कैलाश जी, देखो जब सारे बोर हो जाओगे ना तब आप चुटकुले सुना दिए, वो ज़्यादा ठीक है। मतलब आपा क्योंकि बहुत सीरियस डिस्कशन के लिए आए हैं, है ना, और ये लोग आपके गांव में हैं, ये दिन तो कदे सुना लो। हम भी इन्हें मैंने लेकर के आ रहे हैं, ये दोनों सुने हुए थे मेरे। लेकिन चलो अच्छी बात है, डिस्कशन चला है, लेकिन गंभीर मुद्दा है। मुद्दे को अगर आप समस्या के समाधान के विषय में सोचने लग जाएंगे तो पहले तो समस्या की जड़ तक जाना पड़ेगा ना भाई। जड़ तक जाए बिना तो नहीं समाधान होगा। अब जिस तरह आपने बोला कि सरकार सहायता करती है उन बच्चों से जो मतलब जो बच्चे इंटरकास्ट मैरिज या माँ बाप की मर्जी से बाहर मैरिज करें, जो शादी करें, उनकी मदद करें सरकार। माँ बाप ने बेरा भी कोई बेचारे मैं न्यू कहूँ कि उन्होंने वो निर्णय क्यों लिया, क्या इसके जड़ में कदे गए भाई? ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन बच्चों ने गांव के गांव में ब्याह कराया, या फिर उनने किसे कितने भी ब्याह कर लिया, उसका कारण क्या है? कदे कारण पे सोचा है? कर दिया वो तो उसने कर दी, गलती कर दी, सही कर दी, गलत कर दी, वो तो एक बाद की बात है। पहली बात उन्हें कराया क्यों? फोन से चला दिए उल्टे काम। तो इसका मतलब माँ बाप ने जब यहाँ फोन फेंकने आ जावे तो बात का समाधान हो जाएगा के? माँ बाप तो बेरा भी ना पार्टनर ये काम ताई फोन आने से पहले हो लिए थे चालू। नहीं ता को नहीं होया था, ये गतर मात रहा है, सदा को नहीं होया खुली हो रही तो गतर मात रहा जमा पहले हम तो गांव बाकी कोई इब बिना फोन पैदल चले जाएगा अगला जानू को तो मानना तो कोई नहीं तो आज संस्कार का नहीं मानने क्यों नहीं, न्यू बताओ। चलो क्या था नहीं मानना, फिर न्यू बताओ क्या था नहीं मानना है? कितने कहाँ धंधा बालकन संस्कार तो देने पावा कोई बात तैयार से काम में तो इसका मतलब है कि जो नौकरी पर लागे रहे हैं बालका पर लागण का टाइम नहीं है। क्यों? गामा में जी सही मेरा वर्गी तो जमींदारा करे से बालका ना अच्छे गाल पालन पावे ना संस्कार देन पावे। देखो ये भी एक कितना बढ़िया क्वेश्चन आया निकल के कि भाई हम तो अपना काम करते रहते हैं, बच्चों को अपना संस्कार नहीं दे पाते। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान से देना। आपको जो संस्कार मिले तो आपकी माँ जो थी और आपके जो पिताजी थे वह ठाली बैठे रहा करते, फिर उन्हें क्यों कर दिया आपका संस्कार? भाई आप देखो आप अपने में तो ऐसे को नहीं है जो आप बाजगा रहे की या बाजगा लिया रहे किसी ने, हम तो नहीं है कम से कम। आप न्यू मानना है कि अगर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं तो आप ठीक थोड़े बहुत संस्कारी तो हैं। हम थोड़ी बहुत बात क्यों डरा कर दे? देखो मारण में जब मार के सुधरदा हो ना, जब मार के सुधरदा हो तो गधा सब तो इंटेलिजेंट होंदा, ठीक है, जोटा भी इंटेलिजेंट होंदा फिर तो जब मार की सुधरदा कोई तो। माँ बाप डरे बेटा बेटी कौन डरता? वह तो प्रॉब्लम माँ बाप की है, क्यों डर रहे है? तो बच्चा को डरांदा ये बड़ा कोई भी नहीं, यू को डरा देगा यू इस माँ बाप इस बाप ने, यू बच्चा पैदा होने डराने लग गया था के? मैं सवाल यही जानने लग रहे कि अपने ते ही किसने दिए थे संस्कार? बताओ भाई तारा में तो किसे के माँ बाप ने बैठ के कदे संस्कार दियो? कुछ भी ना दिया। फिर कितना आया हो? कितना आया ना तो कोई दूध काढ़ना बताया ना कोई चूल्हा लीपना बताया। वह देखा करते जब वो काटा करते ना छोटे छोटे थे न्यूता चढ़ जाता रेत में खेल जानते ना। मैं फफड़ाने का हूँ करनाल से जी। ये देखो अपने आप समस्या का समाधान बताने लग रही था न्यू कह रही। देख चाहे तो बात कर ले चाहे बात काट ले, चाहे तो बात काट ले चाहे बात कर ले।
बात करो मैं तेने सुन देव ई बात कह दी। इब इस बात ने उसका मतलब निकाला। इन्होंने एक बात बताई कि मार तक किसी ने नहीं सिखाया, ना धार काटना सिखाया, ना चूल्हा लीपना सिखाया, ना रोटी बनानी सिखाई, ना कुछ सिखाया, बस हम तो देखा कर दे आराम सीख गए, इन्होंने बताया। फिर ना संस्कार सिखाया किसी ने, क्यों देखा कर दे। अक दादा के बात करन लाग रहा, पिताजी अपने पिताजी से क्यों कर बात करन लाग रहे, गाम राम में पड़ोसी से क्यों कर बात करा, ताऊ चाचा क्यों कर बात करा। आपा देखा कर दे अपने बड़ा ने, आपा देख देख के जैसा वो करया करते आपा ना वैसा करया। आप यही बात कहो हो। ईब के होया, फिर उन्हें लिया है टेलीविजन, और उस टेलीविजन में उनने बताया कि ये तो है अपने गांव की बाण बेटी ने सारिया ने बाण बेटी मानना है, और वह टेलीविजन वाला शक्ति कपूर वो छोरियां का राह रोक के वह 5-5 मानस छा के छोरी ने ठा के ले जावे। ओड़ा छोरी श्रृंगार करे शिष्य के आगे, काश कोई लड़का मुझसे प्यार करता। फिर उस हीरोइन की फोटो आपा अलमारी के पास लेकर चिपकावा, चिपे पावे नहीं। वह हीरोइन जिसे जिसे लक्षण दिखावे, फिर मारे वाली छोरी भी हीरोइन बनने की कोशिश करेगी, फिर मारा छोरा भी हीरो बनने की कोशिश करेगा। फिर हीरो हीरोइन जो कुछ करने लाग रहे हैं वो एक काम मारा भी करना है, क्योंकि हमने जो कुछ सीखा देख के सीखा, तो मारने भी जो कुछ सीखेंगे वो देख के सीखेंगे। इबुन आपने अपने बड़का तो न्यू तो कौन दिखाया कि मैं खेत में क्यों कर काम करूं, जब तो उससे न्यू कहते बेटा काम तो मैं कर लूंगी, तू तो पढ़ ले। या कहनी तो ये दिया, जिसने भी बाबा अपने बालक तो न्यू कह दिया ना कि डांगरा ने पानी मैं प्या लाऊंगा तू पढ़ ले, उसका बालक सब तक निकम्मा निकला, क्योंकि उस माँ बाप ने अपने बालक ने अपनी गेल कौन लाया। वो न्यू कंधा रहा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो तो है बेकार, वो तो किसी काम का नहीं, और तू बाबूजी बनने वाला काम कर, यू काम कर तू जिसमें बाबूजी बन के बना रहा है। जब तो बाबूजी बना दिए, ई वो गोबर के क्यों हाथ लाओगा, वो डांगरा के क्यों हाथ लाओगा। ये सारा का सारा खेल ये तब था जब आपने अपना बच्चा अपने से दूर करा, और जब दूर करेगा तो बालक तो किसी न किसी की गेल चिपकेगा। एक दूर कर देगा परिवार में, आप देखो इस बालक ने एक जना दूर कर देगा तो दूसरे तो रजा के बैठ जाएगा, वो दूर कर देगा तीसरे तो रजा के बैठ जाएगा, घर के दूर कर देंगे तो पड़ोसी प्यार से बोलने लग जाएगा, वो तो उस गेल बंद करने लग जाएगा। बच्चे को तो उस वक्त कोई ना कोई प्यार करने वाला आदमी चाहिए, तो जो कर लेगा ओढ़े उसका रिश्ता बन जाओगा। अब तुम तो कहो अच्छा बच्चा वो जो ज्यादा पढ़े, जो सारी बात माने, लेकिन नशा करने वाला का ग्रुप है 5-6 लोगों का, उड़े चला जावा अपना बालक, फेल हो गया था या फिर नंबर कम आए थे, घर के ने भी डांट सुनाई, स्कूल में मैडम ने भी डांट सुनाई, इतनी सारी डांट सुन के ने, और फिर उन्हें देखा कोई सुने नहीं रहा, और वो स्कूल कन चला गया या बनी कन चला गया, उड़ा नशा करने लग रहे 4-5। उन्हें ना नंबर पूछे ना जात पूछी, आ जाओ आई रे, आ जा ले ला ले तू, दुखी मुंह पे, यह मुंह क्यों कर रहा, 12 बज रहे मुंह पे, और क्या दुखी सा हो रहा, दुख है ले तू एक सुट्टा मार दे, कमाल। फिर भी वो भीतर में वह सारी लिकट जावे। ओहो ये तो यार बढ़िया चीज है, जया नहीं थी तो उस टाइम पर तो दिमाग में टेंशन थी, और या आए पाछा तो वेले सेट हो गया। इब वाह एक बात बताओ, आप सारे बैठका में बैठो हो, भाईचारे में बैठा ना, आप सारे भाईचारे में बैठनीय लोग हैं, भाईचारे में बैठनीय लोग, आप उनके भी चले जावांगे जिद घर में बढ़ते गाल मिलती हो, या उड़े जावा जड़ा आजा भाई कित जावांगे जित जान देख शामी बैठा मानस न्यू कहते आजा भाई बैठ, ओ कल आओ रे, बोले पानी लाओ भाई, चाय लाओ बना, जय मान लो उसने चाहे पियो ना बेच सक, लेकिन उन्होंने मुंह तो एक बार 2 बार न्यू कह दिया ना, तो न्यू समझ जाएगा भाई आदमी ने चावा है मैंने बैठा, तो आदमी बैठा रहे, जित बैठना आया था 10 मिनट खातर आधा घंटा भी बैठ जावे, क्यों जी हो कि नहीं हो। बालक ने अपने समाज में कहाँ है ऐसी जगह जहां वो उससे कुछ भी ना पूछा जाए कि तेरे नंबर कितने हैं, नौकरी लाग गया कि ना लाग गया, ब्याह होया कि नहीं होया, इस टाइप की बात कोई भी ना पूछा है, वह कितनी जगह है। नशे वाला छोड़ के कितने है बताओ। घर में चाहे कितने बालक हो, आप क्या भाई बहन हो, मेरा तो 2 लड़की से 1 लड़का। आप पढ़े होंगे 10 एक के जकरो, हम 5, हाँ हम 5, हाँ, और मेरे दादा तो कोई कम को थी, वो कह रहा हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने बालक होया करते,
और किसे माँ बाप ने न्यू टेंशन नहीं होया करती कि इन 8-9 का रोजगार के लगेगा, क्यों जी? और ईब एक है तो सबके टेंशन हो रही है। इस खेल को अगर आपने नहीं समझा तो आप अपनी आने वाली बच्चों को और ज्यादा बर्बाद करोगे। आपने सिर्फ एक बात सोचनी है कि आपके दादा का टाइम, आपके पिताजी का टाइम, फिर आपका टाइम और आपके बच्चों का टाइम, यो अच्छा होंदा जान लग रहा है, खराब होंदा जान लग रहा है? एक बार बताओ। खराब हो रहा है। चलो चलो ठीक है, पॉइंट आ गया, एक सवाल का जवाब आ गया भाई, खराब होंदा जान लग रहा है। ईब आपा इसने खराब होने देवा या यो ठीक होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। इब इसने ठीक करने खातर कौन आओगा? सरकारी ने ठीक करेगी? नहीं करा है। कोई वकील ठीक करेगा? थानेदार, तहसीलदार, डीसी, मास्टर, कौन ठीक करेगा? कोई वार्ता होगा? माँ बाप करो, अच्छा, माँ बाप एकला कर सके? मान लो आप लोग हो, आप अकेले कर सको इस माहौल ने ठीक? नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक करने के लिए पहला तो न्यू पता होना चाहिए गलत क्या है। देखो, इसको समझना बहुत आसान है। अगर कोई चीज ठीक करनी है तो पहले स्पष्ट होना चाहिए गलत क्या है, फिर होना चाहिए ठीक क्या है। गलत से ठीक तक लेके जाने की यात्रा कितनी बड़ी हो सकती है, इसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसको कौन करेगा और इसका रास्ता क्या होगा, वो बात की बात है। लेकिन पहले तो न्यू मानना जरूरी है कि भाई आप गलत कर रहे हैं। पहले तो यह मानना जरूरी है कि सरकार गलत कर रही है। सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती। मैं आपने एक बात बता दूं, आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, गांव की ताकत। जब तक आपके गांव का नाम गांव है तब तक सरकार की कोई औकात नहीं आपके गांव में घुस जाए। आपके गांव में नहीं आ सकती सरकार। सरकार का कोई आदमी, कोई पुलिस वाला, कोई कितनी बड़ी सेना हो, वो आपके गांव में नहीं घुस सकती। अगर गांव की ग्राम सभा के 70% लोग लिख करके जो कह देंगे वही फैसला है फाइनल, उसने दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। वो 70% इकट्ठे ना हुए, इसीलिए एक तबके को प्लॉट मिलेंगे, दूसरे तबके के अंदर जहर घोला जाएगा उस प्लॉट के नाम का। एक तबके को नौकरी मिलेगी, दूसरे तबके के अंदर जहर घोला जाएगा उसके बात के नाम का। एक तबके के आदमी को पद दिया जाएगा, दूसरे तबके को काटा जाएगा। तो कदे आप जात के नाम पे बटोगे, कदे आप गोत्र के नाम पे बटोगे, कदे आप पार्टी के नाम पे बटोगे, और फिर और ज्यादा बड़ा कर दोगे धर्म के नाम पे बटोगे, और बड़ा कर दोगे देश के नाम पे बटोगे। देश देश आपस में लड़ो, हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ेगा। मतलब आप 70% इकट्ठे ना हो पाओ, इसीलिए छोटे छोटे मुद्दे फेंक दिए जाएंगे। मतलब लड़ने चलोगे गांव के लिए और पंचायत उठेगी आपस में लड़के, पंचायत खत्म होगी आपस की लड़ाई तय। सरपंची का इलेक्शन, मेंबरी का इलेक्शन, फिर लोकसभा का, विधानसभा का, जिला परिषद का, इन इलेक्शनों में हम एक दूसरे से इतने कट जाएंगे एक परिवारों से कि कभी बैठकर अपने बच्चों के भविष्य पे चर्चा कर ही नहीं पाएंगे। ये सारा का सारा योजनाबद्ध है, क्योंकि आप 70% होए नहीं और ऊपर बैठे गुंडों की राज खत्म होया नहीं। उनकी चाल को नाकाम करने का एक ही तरीका है कि आपको बात समझ में आ जाए, और बात समझ में आने के लिए चर्चा करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। उसके लिए वो आपको टाइम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा रखा। आज गारंटी है, जो अपने माँ बाप अपने बच्चों से दुखी होंगे ना, और उन्हें बेरा है कि यहाँ शिक्षा पे बात करने आ रहे हैं, वो क्या पता इस टाइम पे कोई सीरियल पूरा करने लग रहा हो, भाई एक सीरीज रह रही थी या नाटक की मेरी, या पूरी कर लूँ, या कोई वीडियो गेम खेलता लग रहा कोई नौजवान बच्चा, पक्का। यानी इस टाइम पे जब आप इतनी गंभीर चर्चा कर रहे हैं, तब गांव में कोई आदमी बेफजूल की चीजों पे उलझा हुआ है। नहीं है तो बताओ, है ना? इसी में बड़े रहे। अब इससे मुक्ति का रास्ता क्या है? भाई हमने न्यू पता लग गया कि हमारे बच्चे को गलत चीज सिखाई टेलीविजन ने भी, मोबाइल ने भी, स्कूल का मास्टर भी काम की चीज नहीं सिखा रहा, ना सरकारी सिखा रहा, ना प्राइवेट सिखा रहा।
गांव राम के पास सिखाने के लिए समय नहीं है, पड़ोस के पास हम जाते नहीं, माँ बाप के पास समय नहीं, तो बच्चा किसके सहारे है हमारा? एक बार सोचा? मतलब तो बालक तो किसी के सहारे भी नहीं, माँ बाप के पास टाइम नहीं, मास्टर ने सिखाने का ठेका नहीं, क्योंकि न सरकारी ने नौकरी तनख्वाह मिलने लग रही है, उससे कोई और काम करवाने लग रहे, और प्राइवेट वाले ने जरूरत नहीं क्योंकि उसने कोचिंग खोल रखी है। क्यों जी? मतलब मैं ठीक बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अब इसका रास्ता क्या निकले? अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि बालक अपने समाज के लिए तैयार करना है या किसी की नौकरी करने के लिए करना है। देखो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, नौकर तो नौकर होता है। और जितनी भी नौकरी कर रहे हैं आप आज के टाइम पे, जैसे ये 24,000 भर्तियों का ड्रामा चालू किया इस सरकार ने। ड्रामा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें एक एक बच्चा 3-3 जगह सिलेक्शन हो रहा है। तो वो 24,000 नहीं है, मतलब मैं लगभग 17,000 पाऊंगी जो टोटल भर्ती लाके पाऊंगे। उन 17,000 में तो भी 2-4 हज़ार पहले से ही नौकरी लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, और इनमें तो फिर जो से बाकी बचे 15,000, इनमें तो बहुत से बालक नौकरी लागे पाछा छोड़ेंगे। जैसे ग्रुप डी की नौकरी पहले लगे तो थे, MSc करे ना, नौकरी ज्वाइन तो कर ली सरकारी नौकरी, ब्याह के चक्कर में वो न्यू थोड़ा ना, मतलब चपड़ासी थोड़ा बना जाओगा उस पर, जिन्हें इतना पढ़ा लिखा है अपनी सारी जिंदगी लगा दी। तो वो फिर छोड़ के चले गए। वो जो पीछे 18,000 भर्ती हुई थी, उनमें से 10,000 भी आदमी अभी इस टाइम नौकरी पे नहीं है, सब छोड़ के जा चुके हैं। सब ने इस्तीफा दे दिया या विदाउट पे लेकर अपना और कुछ काम धंधा कर रहे हैं, वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। ग्रुप डी में तो अपने आड़ा की स्थिति होगी समाज की बच्चों की, और जो अफसर लगेंगे वह या तो गुजरात से आके लगेगा, या बिहार से आके लगेगा, या यूपी से आके लगेगा। मतलब वो प्योरली वही होंगे जो RSS के होंगे, क्योंकि अफसर ही संभालता है डिपार्टमेंट को, और सारे डिपार्टमेंटों का एक ही पर्पज़ है, इन लोगों को भूखे नंगे बनाना है, सबको भिखारी बनाना है, सबको। बच्चों को तो तंत्र पता ही नहीं है कैसे करना है, नौजवानों के पास मोबाइल से बाहर टाइम नहीं है, और बुजुर्ग अब समाज में रिजेक्टेड की तरह हो गए हैं, जिन्होंने तो क्या ही का नहीं पता। लाल डोरा टूट चुका है, लाल डोरा तोड़ गए। जो षड्यंत्र मैं आपको बता रहा था कि लाल डोरे के पीछे, तोड़ने के पीछे क्या षड्यंत्र था, उसमें एक कानून बनाया था इन्होंने, लैंड बैंक का कानून, जो ये लाल डोरा तोड़ा था। उसमें इन्होंने क्या प्रावधान दे दिया, एक प्रावधान दे दिया कि जो जमीन को कोई क्लेम कर लेगा, भाई मान लो 2 भाई हैं, उसने कह दिया यो मेरा है, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम कर दो, इस प्लॉट की रजिस्ट्री भाई के नाम होगी। जब ऑब्जेक्शन कर दिया तो वह रजिस्ट्री रुक जाएगी, और जिसने ऑब्जेक्शन नहीं करा वह रजिस्ट्री हो जाएगी। और कोई भी जमीन जिसके ऊपर किसी ने क्लेम नहीं करा, जैसे आपके गांव में कोई मकान था, उसके गांव के लोग मकान छोड़ के कभी शहर में शिफ्ट हो गए थे, दादरी शिफ्ट हो गए हों, या फिर कितने दिल्ली चले गए हों, बम्बई चले गए हों, छोड़ गए हों पुराने टाइम के, और वो मकान अब खाली पड़ा है, हिल्ली खाली पड़ी है, अब उसकी रजिस्ट्री करवाने कोई आया नहीं, तो वह रजिस्ट्री सरकार के नाम हो जाएगी, मतलब वह जमीन चली गई सरकार पे। इबिया जो चौपाल है, इसकी रजिस्ट्री करवाने गांव तो आया नहीं। अब मान लो जर्नल चौपाल है या गांव की बडराई की, इसकी कोई रजिस्ट्री करवाने नहीं गया, तो यह रजिस्ट्री सरकार के नाम होगी। तो जितनी भी सामूहिक जमीन थी, जोड़ की, अस्पताल की, स्कूल की, चौपाल की, मंदिर की, पहाड़ों में 650-700 किला है, तो वह भी सरकार का गई। बिल्कुल, जिसने जिस जमीन को किसी ने क्लेम नहीं लिया वह सारी गई। हमारा पुराना नोरा बांटे को नहीं, वो सरकार के गया, हाँ, जो बांटेंगे नहीं वो सरकार के गया। सरकार के जागी तो 700 किला था हमारा, तो जी 35 किला। ये इसीलिए तो कह रहा हूं 50 गज का प्लाट दे के 50 किला ही बनी है पूरे या गई सरकार के। अभी तो आपको पता ही नहीं ना, इसीलिए आप आराम से सोए हुए हैं। जब आपके पैरों की सारी जमीन नीचे से निकल जाएगी ना, उस दिन ऐलान आएगा खाली करो, नोटिस आएगा खाली करो, फिर क्या करोगे? फिर इकट्ठा होना पड़ेगा, फिर आपके पास रास्ता, और उस टाइम तक आपके सारी चीज जा चुकी होंगी। कैसे? देखो, आज किसी के घर में सोना चांदी रह रहा है जी? पुराने टाइम में सबके घर में सोना चांदी खूब दबा के होया करता, आज किसी के घर में सोना चांदी नहीं।
अगर कोई अटैक करने आ जाए दुश्मन, किसी के घर में हथियार के नाम का लोहा भी नहीं है, लोहे की आइटम नहीं रह रही, पिंगला गया हथियार बना लोगे। ठीक, अपना बीज नहीं खेत में डालने के लिए, आपके पास अपना ओरिजिनल बीज नहीं है। बाजार जब नकली बीज दे दे तो नकली बीज, नकली अनाज होगा। बाजार ने अगर बीमार बीज दे दिया तो सारा परिवार बीमार हो जाएगा। बाजार जैसा बीज देवेगा वैसी फसल होगी, मान दोगे? ठीक, बाजार का बीज है, डांगरा का भी बीज बाजार का है, और अब तो IVF खुल गए, मानस का भी बीज बाजार से आने लग गया। ठीक, तो बीज आपका बचा नहीं। जमीन सबकी KCC के नाम पे बैंकों में जमा है कि नहीं? सारे गांव की जो सामूहिक जमीन है वह तो सरकार लेगी, और जो व्यक्तिगत जमीन है वह गिरवी पड़ी है। लोहा नहीं, सोना नहीं, चांदी, कोई धातु नहीं। रहने जीने के लिए क्या चीज? जमीन पे अनाज उगा लो और पानी हो, बस आदमी गुजारा कर सके। तो जमीन भी नहीं, उस पे उगाने को बीज भी नहीं, और उसको चलाने का पानी भी आपका नहीं, क्योंकि वो भी बिजली के ऊपर आधारित है, और बिजली प्राइवेट कंपनी के पास है। ठीक है, आप बता दो, आपके पास अगर आज ऊपर से वो कोई सप्लाई काट दे, सप्लाई चेन काट दे, तो आप कैसे जिंदा रहोगे? आपके पास कोई रास्ता है? एक रास्ता भी नहीं है। और अभी वो उन्होंने आपकी गर्दन दबाने से पहले वो आपके सारे कागज आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं। गैस का कनेक्शन, पानी का, जो आपके पास जंगल भी नहीं, अगर भाई जंगल में डांगर चरावें और गोबर दे दें, गोस्से तो लाकड़ी बना ला, तो गैस नहीं कर रहा। उज्ज्वला योजना में सबको गैस दे दी। ठीक, अब गैस का कनेक्शन आधार के साथ, पानी का कनेक्शन आधार के साथ, बैंक का खाता आधार के साथ, आपका ITR आधार के साथ, आपके जमीन के कागज, घर के कागज, छोरे का जन्म प्रमाण पत्र, अपना प्रमाण पत्र, जितने और डॉक्यूमेंट सारे आधार के साथ जोड़ दिए। अब सोचो, अगर अगली बार न्यू कहा कि चौथी डोज लगवाए बिना बात नहीं बनेगी, जब गैस का कनेक्शन मिलेगा, जब चौथी लगवाओगे, और नहीं लगवाओगे तो आधार कार्ड बंद, आधार बंद तो सब बंद। आपके पास आपस में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए कुछ भी नहीं ना हो तो बताओ। तो टोटल कंट्रोल उनके पास जा रहा है, और वो आ रहे हैं। वो जो अंग्रेज जिनको कहते थे कि पूरी दुनिया पे उनका राज था, और ऐसा कोई देश नहीं था जिनके उनका राज ना और उनका सूरज कभी नहीं छिपता था, वो दोबारा से आप ही के देश के लोगों के जरिए आने लग रहे हैं। आप ही के देश के लोग, क्योंकि देखो चमड़ी अलग होगी ना तो बेरा लाग जाएगा, ये बाहर का है, उससे तो लड़ना आसान है। आशा वर्कर ने जब आपके बच्चों को जबरदस्ती कहा था कि या उस टाइम पर भाई वो लगवानी पड़ेगी, इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो अपनी थी आशा वर्कर, तो क्या नहीं? आंगनबाड़ी वर्कर तो आपकी अपनी है। अब आंगनबाड़ी वाली है, देखो मैं आपको खेल बताता हूँ। आंगनबाड़ी वाली आपकी बहन, भतीजी, बुआ, चाची, ताई है। आंगनबाड़ी वाली है, सुना है। आप आंगनबाड़ी वाले हो। अब आंगनबाड़ी वालों के पास लगभग 19 रजिस्टर होते हैं। गणे हैं इंदौरा जाइयो आप, भी कर दिया और ऑनलाइन भी कर दिया। मैं बता रहा हूँ, गांव वाले एक बार इनके पास जाना, आंगनबाड़ी वालों के पास, और इनके पास रजिस्टर रखे हैं। उस रजिस्टर का नाम है ICDS प्रोग्राम है, वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये प्रोग्राम WHO का है, भारत का नहीं है, भारत सरकार का नहीं है। WHO ने आपके घरों को तोड़ने के लिए आंगनबाड़ी वालों की ड्यूटी लगाई। तोड़ने के लिए कैसे? आंगनबाड़ी की सबसे बड़ा उपलब्धि बताओ आज तक की, कोई पूछेगा अगर मेरे से, तो मैं ये कहूँगा कि आपके गांव में सबसे बड़े जमींदार के कितने किले हैं? कितनी एकड़ जमीन है? 60 एकड़ जमीन है ना। गारंटी है वह 60 एकड़ आड़े की लुगाई भी तड़के पोते न गोदी में लेके और कटोरा ठाके चल दी होगी आंगनबाड़ी तो चूरी लेना। मतलब गांव का एक एक लुगाई को भिखारी बनाने का काम आंगनबाड़ी ने करा। मारा आदमी कदे भी मांग के खाने आदमी नहीं था, फ्री में खानिया तो कत्ते भी नहीं था, कि फ्री की चीज तो कदे लेनी थे ही नहीं किसी के घर पे। अगर मान लो कि मैं पड़ोसी ने मैं दे भी दिया, मतलब खान पीने का और सामान, तो कदे उल्टा खाली डब्बा नहीं दिया अपन, क्यों जी?
जब हमारा आ जावे ना, आप खाली डब्बा देने का भी वो नहीं है कि बोले अपना डब्बा ले, उसमें डाल के देंगे। मतलब आप फ्री के खानी है परिवार। अपने जो संस्कृति सभ्यता में ये नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंगनबाड़ी वालों ने बताया, आपने बताया घर की औरतों को कि तुम्हें अपने बच्चों को खाना खिलाना नहीं आता, और इन्होंने वो 6-6 महीने के सड़े हुए ब्रेड और वह चूरी वह दी उन तक खाने। मतलब वह हाँ वो मतलब मुश्या के खाए हुए, सुरसी लगे हुए और गंदगी, और उसने लेन भी भाजे। देखो कमाल की बात ये। अच्छा सड़े ओढ़ सोचो आप, मतलब वो इन्हीं के हाँ। जितनी आंगनबाड़ी से ने हाँ, एक औरत भी कटोरा लेकर नहीं जाती। या तो कमाल की बात है जी। कमाल की है, पूछने इतनी जनता बैठी है। तो अनाज लेते नहीं फिर हम आपसे? ये जड़ की तो गाय है। जाए चीज़ों से और झूठा रजिस्टर चढ़े। वो ये न्यू जाने बेरा ना किया के मना आवे नहीं, आपका आवा है लेने आम न्यू दामे से कोई नहीं, कोई बालक से नहीं, आप वाले परिवार की जानती नहीं होंगी वो बढ़िया। चलो ठीक है, इसका मतलब ये होया कि कुछ परिवार जानते नहीं, कुछ परिवार जावे, ठीक है, लेकिन जावे। गांव की कल्चर तो टूटी। जो अगर कतीजों में 100 का 100 नहीं जानता तो हम नहीं गए कदे, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं पर्पज बताऊं, मैं आंगनबाड़ी का पर्पज के है। अब आईसीडीएस प्रोग्राम का पर्पज यो है, उसमें अपन नहीं फंसे हुआ बढ़िया बात है। लाल डोरा तोड़न का पर्पज यो है, अपन नहीं फंसे हुआ बढ़िया बात है। शिक्षा इस तरह के लाने का पर्पज यो है, आधार कार्ड बनाने का पर्पज यो है। ये मैं तो आपको मकसद बताने लग रहा हूं कि मकसद यो है उन लोगों का कि वो अपने ही लोगों को, जो मूल बात थी वो ये थी कि आपके खेत में जो रसायन पड़ रहा है ना, जितना भी केमिकल पड़ रहा है, उस सारे केमिकल को बेचने वाला जो बच्चा है ना, वो आप ही का बच्चा है और मेरा ही भाई भतीजा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरा जो मूल था वो यो था कि वो आपके बच्चों की बर्बादी आप ही के बच्चों से करवा रहे हैं। मेरे की बर्बादी आप वाले से करवाएंगे, आप वाले की किसी और से करवाएंगे। और वो आप देखना, अगर आप आयुर्वेद का या गौ आधारित या कुछ भी ऐसा जो जेन्युइन काम करने लगोगे, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बाजार में आपके सामान को लेने वाले कस्टमर नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप पेस्टिसाइड बेच रहे हो, केमिकल्स बेच रहे हो, मेडिकल फार्मा कंपनियों की दवाइयाँ बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच रहे हो, जिससे परिवार बर्बाद होता है, अगर वो सामान बेच रहे हो, गांव बर्बाद होता है, टूटता है, अगर आप वो सामान बेच रहे हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि आप मजबूरी में अपनी बर्बादी की तरफ जाओ, और फिर जब आपसे कोई हमारे जैसा आदमी समझाने के लिए आए तो आप आखिर में अपनी लास्ट लाइन ये कह के खत्म कर दो, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम ही ऐसा है, हमारे बस का कुछ नहीं, ताकि लास्ट में आप ये कह दो तो सुधरेगा। पहले तो न्यू मानना कि वो बिगड़ा है, फिर न्यू मानना कि वो आपा ने ठीक करना पड़ेगा, फिर न्यू मानना कि हम कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं ठीक कर पाएंगे, और फिर न्यू मानना कि जैसे बर्बाद होने में 50 साल लगे हैं ना, ऐसे ही सुधरने में भी 5, 7, 10, 15 साल का तो टाइम लगाओ। जैसे मैं अपने साथियों से बात करता हूं तो मैं ये करता हूं बात कि 7 साल पहले मैं इस पे लगा था लोगों को समझाने कि आपके बच्चे इस तरह से बर्बाद होने वाले हैं, इनको सुधार लो, इनको अभी भी संभाल लो। उस टाइम पे हालात थोड़े से ठीक थे 2017 में, तो लोगों को लगता नई मोदी सरकार आई थी, नया जोश था। 3 साल से लगातार उन पर विदेशों में अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर मोदी 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 चलता था। तो वो जो चलता था उस चक्कर में लोगों को लगता था कि भाई ठीक माहौल है, देश सुधरेगा। और मैं जब लोगों को कहता था कि सुधरेगा नहीं, वो बिगड़ेगा, तो लोग सोचते थे कि ये शायद कहीं मोदी का विरोधी आदमी है, ये कोई बीजेपी के खिलाफत करने वाला आदमी है। मैं उनसे समझाता रहा, ये तो ईब आया है 3 साल तक, ये जो नाश है ये तो पुराना चाल दान लग रहा है। पेस्टिसाइड यूरिया मोदी थोड़ी ले आया था, बीजेपी थोड़ी लाई थी, वो तो कांग्रेस लेके आई थी।
फार्मा कंपनियों को जो जड़ है PHFI है, PHFI तो सोनिया गांधी लेके के आई थी, नवीन पटनायक के साथ लग के उड़ीसा के साथ पहली बार एक्सपेरिमेंट किए थे। तो वो मैं जब लोगों को समझाता तो वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उस टाइम नई सरकार बदली थी, उनको लगता था सरकार ठीक कर देगी। मैं लगा रहा तो 2018-19 में लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई ये तो चुनाव लड़ेगा, ये तो जहाँ तय लोग समझा रहा है, लोग इकट्ठे कर रहा है कि ये चुनाव लड़ेगा। मैं बोला भाई देखो, चुनाव लड़ने का मतलब है उन्हीं के सिस्टम में चले जाना, उनके सिस्टम में उनके हिसाब से बात करना। जैसे आपने अपने एरिया से एक पंचायती उम्मीदवार था आपका ओमवीर सांगवान, सोमवीर सांगवान, सांगवानों ने उसको बना के भेजा था MLA इंडिपेंडेंट, दादरी से था, है ना, दादरी से इंडिपेंडेंट बना के भेज दिया। उस आदमी के पास फिर जब आप काम लेने के लिए जाने लगे, काम लेके गए, तो उसने भी, पंचायती आदमी ने भी यह बात कहनी पड़ी भाई काम तो सिस्टम से होगा, काम का तो एक सिस्टम है, उसी हिसाब से होगा। यानी कि वो भी कुछ नहीं कर सकता कुछ भी बन के, क्योंकि उन्होंने सिस्टम बना रखा है। और आप अगर कोई MLA MP बन जाते हो तो आप उन्हीं के सिस्टम के हिसाब से चलोगे, गांव के सिस्टम के हिसाब से नहीं चलोगे। मैं जो कह रहा हूं कि अगर इस देश को बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, और गांव बचाना है तो अगली जनरेशन के विषय में इस जनरेशन को काम चालू करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं गलती, हम अपनी जनरेशन को आज के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, जो आज माहौल चल रहा है, जबकि जनरेशन तैयार होनी चाहिए आज से 15 साल बाद कैसा माहौल होगा। जैसे आपका बच्चा वीडियो 15 महीने का है, तो आपको जो इसकी परवरिश करनी चाहिए वो ये सोच के करनी चाहिए कि जब ये बड़ा होगा तो क्या माहौल होगा। अगर यही हालत रहे तो आज से 20 साल बाद कैसे हालात होंगे, क्या हमारे पास ज़मीनें होंगी, क्या ये सरकारें आपको छोड़ेंगी, हम हेल्दी रहेंगे कि बीमार रहेंगे, पानी कहाँ तक पहुँच चुका होगा, पेड़ कितने के रह चुके होंगे, फसल अपनी होगी कि पेस्टिसाइड वाली होगी कि बाजार से आएगी, पैकेट वाला खाना कैसा होगा। ये आज यानी कि इस प्रोग्रेस को देख के पिछले समय को हमें अपनी तैयारी करनी है अगले 15 साल, अगली जनरेशन को अगर पालना है तो। आप उलझ रहे आज की लड़ाई में। तो मैं जब लोगों को समझाता 2018-19 में तो उनको नहीं समझ में आई। फिर मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, 19 का चुनाव बोलेगा जब देख लियो भाई, मैं तो तुमने नहीं बोलता पाऊंगा। फिर 19 के बाद ये लॉकडाउन लग गया 20 में, फिर मैं किसान आंदोलन में गया, आंदोलन के दौरान भी इस एरिया में भी आया मैं गांव-गांव समझाने के लिए तीनों कानून, वो सारा काम हुआ। अभी 2022 में फिर वो लॉकडाउन का विरोध किया, उस विरोध के बाद में फिर अपना विरोध होने के बाद वो जनता सरकार मोर्चा हम लोगों ने बना लिया। वो जनता सरकार मोर्चा बनने के बाद उसमें नाम शब्द सरकार है। मैं कह तो ये रहा था कि जनता ही सरकार है भाई, मालिक हम हैं, गाँव वाले मालिक हैं। उसका मकसद तो ये था बताने का। लोग बोले 2024 में चुनाव लड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि 24 में तो चुनाव लड़नी आदमी तो उनका है। हम अगर आपस में, अपना गांव अगर आपस में निर्णय लेगा, उसमें चुनाव का कोई काम नहीं, MLA का, सरपंच का कोई रोल नहीं है गांव के काम में। गांव का काम, ग्राम सभा का काम सरपंच से, चुनाव से, सरकार से बिल्कुल अलग है। मैं उसको समझाने के लिए आया, उसको बताने के लिए आया। लोग कह रहे कि चुनाव लड़ेगा, तो मैं बोला भाई 2024 के चुनाव के बाद देख लियो। फिर मैं तो चुनाव हो गए, अब देखो अब तो चुनाव नहीं है, 24 ही चल रहा है। चुनाव हुए न, हरियाणा के चुनाव अक्टूबर में हुए, महीना होया सरकार बने, हम तो फेर आ लिए भाई। न्यू नहीं है कि हम 29 में लड़ांगे, ऐसा भी कोई इरादा नहीं। क्योंकि मैंने अपनी टीम को एक बात बताई है कि देखो भाइयों, अगर कोई भी समाज बिगड़ता या संवरता तो लगभग 15 साल लगते हैं, मिनिमम 15 से 20 साल, क्योंकि एक पूरी जनरेशन को वो सोच और विचार देना पड़ता है, तब जाके विचार चेंज होना शुरू होता है। इन्होंने पूरे 15 साल हो गए हैं देश के ऊपर ये सरकार, और जब 15 साल कर लेगी हरियाणा वाली बीजेपी को 15 साल हो जाएंगे, और 15 साल की में एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाती है जी। जो बच्चा 6 साल का था ना उस टाइम पे जब बीजेपी बनी थी, 6 साल का जो बच्चा था, वो आज 21 साल का नौजवान हो चुका है, ठीक है ना। और वो 21 साल का नौजवान पिछले 15 सालों में ना तो उस मास्टर ने पढ़ाया है, ना वो ढंग से टीवी के अंदर कबाड़ आया है, मोबाइल में नफरत ही नफरत। बीजेपी की सरकार मई 2014 में बनी थी, और मई के अंदर ही, मई में नरेंद्र मोदी के बनते ही दूसरे देशों की, बोला हिंदुओं को ये करा जा रहा है, फलानों को ये काटा जा रहा है, ये मरा जा रहा है। देखा होगा आपने वो वीडियोस,
उसी टाइम नफरत चालू हुई थी, और वो नफरत आज इस टाइम पे बिल्कुल उन बच्चों की नसों में जा चुकी है। वो बच्चे लॉकडाउन के दौरान बिना पढ़े पास हो रहे हैं, नौकरी वो मांग नहीं सकते क्योंकि उन्हें बेरा हमने कुछ नहीं आंदा, रील के ऊपर उनकी ज़िंदगी टिकी हुई है, और आने वाले टाइम में वो 5 किलो अनाज वाले ही कस्टमर हैं जो 5 किलो फ्री अनाज दे रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि 15 साल में आपके उन बच्चों की एक पीढ़ी कति खराब होगी, और वो एक नहीं होएगी। जो 7 साल के थे वहीं 22 के हो लिए, जो 8 साल के थे वो आज 23 के हो लिए, जो 9 के थे वह फिर 24 के हो लेंगे इस 15 साल में। यानी कि ये पूरा एक जनरेशन खत्म हो, यानी 20 से 30 करोड़ लोग बर्बाद हो जाएं, बिल्कुल बर्बाद मानसिकता के होंगे। वो बर्बाद मानसिकता आने वाले टाइम में दंगों के लिए एक एप्रोप्रिएट संख्या है। इतने लोग उस जहरीली मानसिकता के गुलाम हो चुके होंगे, और इसमें सहारा किन का लिया? हमारे ही लोगों का। क्योंकि वो जो सोमवीर सांगवान आपने एमएलए बनाया वो किसान आंदोलन में खड़ा नहीं होया। उन्होंने कहा ये किसान नहीं है, ये तो सारे के सारे किराए के लोग हैं। अपने ही लोगों को उसने इस तरह का बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो उस मानसिकता में जाके फंस गया। तो जब इतना बड़ा आदमी उस छोटे से लालच में फंस गया, तो हमारे बच्चे कैसे नहीं फंसेंगे? आप सोच के देखो। अर्थात ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं, और ये आपके भी अकेले के बस की बात, ये किसी भी माँ बाप के अकेले की बस की बात नहीं। इसका एक ही समाधान है, जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति ये निर्णय ले कि बच्चा सबका साझला है। भाई मेरे बच्चे का नुकसान सारे गांव के बच्चे का नुकसान है, और किसी के भी बालक का नुकसान नहीं होने देना। आप इस नियम पे कोई नियम बनाते हैं गांव वाले मिलके, चलो ये कितने दिन आएगा? एक दिन तो मारकाट होगी। मैं कह रहा हूं देखो, एक तो रास्ता यो है ताई, एक तो रास्ता यो है कि आज आपने इस पे चर्चा ना करी है ताई। एक तो रास्ता यो है कि आज आपने इस पे चर्चा ना करी, और एक रास्ता यो है कि आज चर्चा कर ली और कुछ लोगों के दिमाग में बात आ गई और अब वो चर्चा चालू करें। या चर्चा पहुंचते पहुंचते जब मैं न्यू कहने लग रहा बर्बाद होने में 15 साल लगे हैं, तो आप सोच रहे हो आबाद न्यू हो जाएगा, आज चालू करांगे कल ना ठीक हो जाएगा माहौल। आप न्यू बतावा भाई, तो एक काम करो, ठीक है आपने कहा कोनी बन दिया, आप न्यू कह रहे हो ना कि कहानी बनती, इब न्यू बताओ करना क्या चाहिए? चाहे तो समाधान दोगे, और नहीं तो समाधान करने वालों के रास्ते में नहीं लड़ोगे। न्यू तो कर सका आप। हाँ भाई, गांव के आदमी जो ये पॉलिटिकल लोग हैं अगर ये बकवास करते हैं तो उनको ये बोल दो, इससे अच्छा समाधान दे दो। भाई हमें प्रॉब्लम पे चर्चा करने में क्या दिक्कत है, और समाधान पे चर्चा करने में और उस पर काम करने में क्या दिक्कत है? मतलब अपने को समस्या को समझना पे भी टाइम देना पड़ेगा, और फिर समाधान को समझने पे भी टाइम देना पड़ेगा, और फिर समाधान करना भी पड़ेगा। क्योंकि समाज में जो सारी ऐसी तैसी होया करे है ना, वो उसी की होया करे जिसका बात समझ में आ रही है। जिसके नहीं आ रही वो तो रोज मगड़ मार के सोवे। उन्हें क्या टेंशन है जी, ना सुंदा हो जाएगा, देखी जाओगी, कोई टेंशन नहीं है, हम तो जीवा अगले आप जीवेंगा, हमने के ठेका ले रखा है। 2 मिनट मौका दोगे? आपका गांव है जी, जरूर देंगे। बस सुख में नरमंडी एक छत पर बैठा हुआ, ये जो क्लास है इसकी पर 30 एक मैं एग्जाम्पल मान के चलता हूँ भाई, सिर्फ 3 लोग तैयार हुए, मैं तो सिर्फ ये मान के चलता हूँ भाई आपा इसमें करांगे, तो अगर यही संख्या अगर पूरे गांव की हो तो उसमें 30 लोग हो जाएंगे तैयार, है कि नहीं? समझे बात? तो वो संख्या बढ़ेगी, सभी लोगों को तो बात पूरी समझ में आएगी नहीं। तो फिर हमें ये जब हम अकेले होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार वो बड़ा काम है और पता नहीं होगा कि नहीं होगा, असंभव सा लगता है। इन्हें छेड़ तो दिया यू देवेंद्र ने, पता नहीं करा पावांग नहीं। लेकिन जब वो देखते हैं कि तू कल्ला कौन सोच रहा, या ये बात और लोग भी सोच रहे हैं और यू होगा, तब आदमी थोड़ा जोश में लगता है। जब उसको लगता है कुछ नहीं हो सकता फिर वो करता नहीं, और जब लगता होगा फिर वो करने लग जाता है। तो इसलिए हमने क्या सोचा है कि अपने हरियाणा से जितने भी जनता सरकार मोर्चा को जानने वाले और जो इन मुद्दों पर सोचने वाले लोग हैं, उन लोगों को 24 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठे कर रहे हैं। तो लगभग हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ इकट्ठा होंगे उनको एक शिक्षा का नया मॉडल दे के वहाँ से विदा करेंगे कि ये चीज़ खराब हो रही है,
या चीज़ ऐसे करांगे और इतने या पूरी तरह ठीक नहीं होती, इतना हम आपको एक स्कूल देंगे जिसमें आप अपने बच्चों को रख सको, जिसके अंदर मारा मालिकाना हक नहीं रहेगा। वो जो बच्चा जो दाखिल लेगा, हमने एक ऐसा स्कूल बनाने का प्लान किया है कि उस स्कूल का मालिक वो बच्चा होगा जो वहां पढ़ रहा है। मतलब हम कौन होंगे, केयर टेकर होंगे खाली। तो कभी भी उस स्कूल को बेचना नामुमकिन होगा, क्योंकि वो बच्चे जो उस टाइम पढ़ रहे हैं वो मालिक होंगे उसके। तो वो हम एक भविष्य के लिए एक ऐसा सोच रहे हैं कि जो बच्चा उस स्कूल के अंदर दाखिला लेगा उसका 100% मतलब रोजगार की गारंटी वो स्कूल लेगा। और वो रोजगार भी वो जिसके लिए वो बना है और परमात्मा ने जिसको बनाया है, और जो गांव के काम आने का, मतलब ना कि नौकरी, नौकरी नहीं, रोजगार। तो इस पे बहुत लंबी रिसर्च हमने कर रखी है और इस पे बहुत लंबा काम करने की योजना है। हम जो आपके बीच आए हैं उसका मकसद ये है कि हम आपको एक ऐसे कार्यक्रम के लिए इनवाइट कर लें, पेरेंटिंग के सेमिनार के लिए, कि भाई दिल्ली एक बार हम लोगों को ये हिम्मत देनी पड़ेगी कि भाई तुम ठीक कर रहे हो और हम तुम्हारे साथ हैं इस प्रोग्राम में। तो जब आपके गांव से मान लो 50-100 लोग अगर वहाँ पहुँचते हैं, मतलब अगर पहुँचेंगे 100 लोगों के लिए भी 8-10 परिवार ही बहुत है, 8-10 गाड़ियाँ ही बहुत हैं। अगर आप केवल उन लोगों को टारगेट कर लो, सिर्फ जितने भी आप बैठे हुए ना, जिनके पास आपके बच्चे खेलते हैं, जिनके पास आपके बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ बच्चे आपके रहते हैं, जैसे क्लास में 3-4 बच्चे दोस्त होते हैं उसके, पड़ोस में पड़ोसियों में हैं जहाँ हमारा बच्चा रहता है 24 घंटे, और अपने बुआ फूफा बाण, हमारी सिस्टर कहीं ब्याह रखी है तो रिश्तेदारी में जाओ तो वहाँ भी देखा माहौल। तो बच्चे को जैसा माहौल दिखाई देगा वो वैसा ही बिहेव करेगा। तो वो माहौल को बदलने के लिए एक प्रयास है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी जानकारी में पर्सनली जितने ऐसे परिवार हों जिनको आपको लगता है कि इन परिवारों को भी सुधरना चाहिए, तो उनको लेकर के दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में 24 तारीख ने आपको इनवाइट कर रहे हैं हम। क्योंकि उस दिन जो लोग वहाँ मौजूद होंगे उनको आने वाले टाइम में अपना जो हम शिष्यकुल शुरू करेंगे, जिसको हम गुरुकुल, कुछ लोग उसको गुरुकुल कहते हैं, कुछ उसको स्कूल कह देते हैं, कुछ विद्यालय कहते हैं, मैं उसको शिष्यकुल कहता हूँ, क्योंकि वहाँ जो भी होगा वो बच्चों के हिसाब से होगा। आने वाले 15 साल सोच करके, 15 से 20 साल का एक विज़न है कि पूरे समाज को ये दिखा दिया जाए कि ये संभव है कि हम बाहर से नमक के अलावा बाकी सब चीज़ें अपने गांव में बना सकते हैं, और वो बना भी करती। मीठा अपना, मिर्च अपनी, सब्जी अपनी, कपड़ा अपना, जूता अपना, और ज़रूरत के सामान, पानी अपना, ज़मीन अपनी, बीज अपना, ये गांव के पास अपना होना चाहिए। ये अपना कैसे रहे, इस पे गांव को काम करना चाहिए, अगर जो सही में काम करना हो तो। अभी आप सारे लोग, एक सिंपल सा तरीका है, सिर्फ इतना सा समझ लो, बैठ के जब गांव में पंचायत करोगे ना, सिर्फ न्यू बता दो भाई गांव का फायदा इसमें तक कौन सी चीज़ में है। एक तो यो भी ऑप्शन है आपके पास कि आप सारे लोग जो भी काम करो उसका फायदा आपके आपस में एक दूसरे को मिले। एक तो यो रास्ता है कि आपने कमाया, इनको मिल गया, इन्होंने कमाया, इनको मिल गया, तो सारे के सारे अपना जो संसाधन है और धन है वो गांव में घुमा लो। एक तो यो रास्ता है। दूसरा रास्ता है, आप सारे पहले तो किते जाओ कमाण, फिर वहां से कमा के ले आके दो किसी कंपनी ने। आप सारा जितना खर्चा करते हो सारा का सारा किसी ना किसी बाहर कंपनी को देते हो। तो जो सारा गांव किसी कंपनी ने देवे उसमें फायदा है, या सारा गांव कमा के आपस में देवे उसमें फायदा है? गाँव में है उसमें फायदे हैं। है कि नहीं? बड़ा सिंपल फंडा है, कोई फालतू दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है, हमने इसको प्रैक्टिकल देखा है, जहां जहां जिन जिन गांवों में ये हो रहा है। महाराष्ट्र में एक परिवार ने, एक तो गांव ऐसा है पूरा का पूरा, हम उसको ज़्यादा प्रचारित करते नहीं हैं क्योंकि फिर नज़र सरकार की ऐसे ऐसे गांव पर पड़ जाए तो फिर मैं छोड़ते नहीं। उस गांव में पैसे को लोग लेते ही नहीं किसी से, ना पैसा लेते ना पैसा देते, वो सामान के बदले सामान देते हैं, सामान ही देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई कहे कि पैसा ही देना है अगले ने किसी ने, तो वो पैसा नहीं लेते, वो चांदी लेते हैं कि पैसा नहीं लेंगे चांदी लेवाएंगे। तो वो चांदी में ही कारोबार करते हैं।
अभी पीछे से वहाँ का एक साथी था अपना उस गांव का, तो वो अपने पास अपनी ट्रेनिंग में आया हुआ था। उसने बताया था जी हमारे गांव में एक परिवार में जैसे आप अलग हो जाएगा, 4 भाई अलग हो गए, तो 2 तो अंदर थे गांव में, जैसे भीतर घर था भाई, और बाहर बना रखा था, तो 2 यहाँ का बाहर था। तो वो जब सामान शिफ्ट हो रहा था तो गाड़ियों में लद के चांदी गई थी, बोलते हैं बुग्गी में चांदी लाद के ले गए थे। यो हाल है उस गांव की समृद्धि का। सिर्फ वो एक चीज से बचे हुए हैं कि उन्होंने बाहर से लेन देन, मतलब वहां से आता तो है, मतलब बना के जो अपना जितना भी अनाज हम पैदा करते हैं गांव की जरूरत का पैदा करते हैं, वो खाली भाई सब्जी गांव ने कितनी चाहिए, पूरे गांव ने इतनी चाहिए, इतनी सब्जी कितने किला में हो जाएगी, इतने किला में। भाई कौन कौन सब्जी तैयार है सब्जी लगाने को, इतने तैयार हैं, ये सब्जी वाले भाई, यो अनाज, यो गेहूं वाले भाई, ये कपास वाले भाई, सिर्फ ओरिजिनल सारा गांव का हो गया। अब जो जमीन बची उस पर जो भी उगाओगे वो सारा बाजार जाएगा, और जिसके पास जितनी जमीन है, जिसके पास जितनी जमीन है उस जमीन के हिसाब से प्रॉफिट बंट जाएगा। भाई जितना हिस्सा है क्या दिक्कत है। मान लो हमने एक तरीके से कंपनी बना ली जिसके 20 किले हैं यार, किसी के 10 किले हैं, तो प्रॉफिट का आधा हो गया ना 10 किले वाले का। सीधी सी बात है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। जैसे आप दान बांटा करें किले वाइज, वैसे आप प्रॉफिट बांट ला। तो वो ऐसा करते हैं कि जो सरप्लस चीज है वो बाहर बेचते हैं, बस बाहर से कुछ ले आते ही नहीं। अपनी कपास उगाएंगे, अपना सूत काटने वाले बैठे हैं उनके थाली बैठे घर, जिनके टाइम टाइम है अपना सूत काटो, उसी से फिर अपने हथ करके लगा रखे हैं। 14-14 साल का बालक अपने पजामे, अपने कुर्ते का कपड़ा अपने आप बना ले, अपना तौलिया अपने आप बना ले, अपना परना अपने आप बना ले, अपनी जरूरत का सामान अपने आप बना ले। जरूरत ही नहीं, थाली बैठे अपना कर लो भाई काम। तो एक पैसा नहीं लगता उनका, उत्पादन पे एक सिंगल पैसा नहीं लगता। खेत में कोई केमिकल नहीं, कोई बाजार से कुछ नहीं, सब कुछ। तो अपने पास अपनी टीम में ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी खेती पे, आयुर्वेद पे, मेडिकल पे। तो ना इलाज पे पैसा लगेगा आपका, ना खेती में पैसा खर्च होगा। मान लो खेत में, मेरे को अभी की बात है, मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, मेरी डायरी वहां रखी, उसमें मैंने लिखा था कि अगर हम 1956 या 70 के आसपास के एरिया की बात करें, हरित क्रांति के आने से पहले, उस टाइम जो कपास थी ना, वो बता रहे थे कि भाई 3-4 क्विंटल होया करती 1 एकड़ में, और आज जो कपास होती है वो 10 से 12 क्विंटल हो जाती है, वैसा बोल रहे थे। इतना ही होया करे, या कैलकुलेशन ठीक है ना। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो 3-4 क्विंटल कपास होया करती, उसमें 3 तोले सोना आया करता उस 3-4 क्विंटल कपास में। और उस 3-4 क्विंटल कपास में उसको उगाने में उसको लास्ट तक 1 रुपया खर्चा नहीं होता। बीज अपना, पानी कुदरती, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वह 0 थी। तो जितना प्रॉफिट था वो सारा फायदा था। आज तो 10-12 क्विंटल कपास होती है, और जो कपास का रेट है उसकी कैलकुलेशन करते हो तो 1.5 ग्राम सोना आता है आज। 1.5 भी मुश्किल आवे। यानी कड़ा तो 3 तोले, कड़ा तो 36 ग्राम, और कड़ा 1 ग्राम सोना उसी कपास। यानी कि 3 क्विंटल कपास में अगर 3 तोले सोना मिल रहा है, उसमें किसान का फायदा है, या फिर 12 क्विंटल कपास में 1 ग्राम मिल रहा है उसमें फायदा है। बताओ, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्योंकि ये जो पैसा आपकी जेब में है, ये पैसा नहीं है, ये नकली है। इसके ऊपर किताब का विमोचन भी उस दिन वहां होगा, जिसको हमने बताया हुआ है नकली कैसे है। नकली ऐसे है, आपके इधर टमाटर बोए 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो बिकता है जी, 5 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए किलो टमाटर बेचा। 100 किलो टमाटर कितने का? 500 रुपए का। किसान ने 500 रुपए ले आके गराड़ी दे दिए, ले बागवान संभाल, इस 500 का कुछ सामान ले आवांगे। 2 महीना के बाद उसी दौरान आरबीआई ने छाप कर नोट उल जलूल वो दे दिया अडानी को। अडानी ने मार्केट से सारा टमाटर उठा के रख लिया अपने साइलों में। अब टमाटर की होगी किल्लत। पिछले साल जो सबसे बड़ा रेट गया था 250 रुपये किलो गया था टमाटर का, याद होगा आपको। उसी 500 रुपये को उठा के जाओगे तो क्या किलो टमाटर होगा? 2 किलो। असली धन टमाटर हुआ कि वो नोट हुआ? 100 किलो टमाटर का 2 किलो टमाटर सिर्फ ये जेब में पड़ा नोट बना सकता है, ये समझ लो बस आप। अगर टमाटर को हमने यूज किया होता,
टमाटर की हमने सॉस बनाई होती, टमाटर का हमने पीस के रख लिया होता अपने पास, तो वो टमाटर न्यू का न्यू होता। क्यों जी? सुखा के अगर उसका पाउडर अपन रख लिया होता तो वो टमाटर न्यू का न्यू होता। सिर्फ इतनी सी छोटी छोटी बातें हैं ये, जिनके ऊपर आप पूरा मिशन चलाने की योजना है। अगर आपको लगता है कि ये मिशन बढ़िया चीज है, अगर आपको ये लगे कि भाई हाँ ये मिशन चलना चाहिए, तो फिर दूसरे लोगों को भी अपने को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उसके लिए अपने को मीटिंग करनी पड़ेगी, और वो मीटिंग आप कंटिन्यूस करांगे। मतलब हमारी टीम का साथी जिस दिन होगा भाई आज हम न्यू प्लान कर रहे हैं कि गांव में कुछ 10 20 50 200 युवक हैं, वो कह रहे हैं कि हम आज मेडिकल पर सीखना चाह रहे हैं, तो आपको आ करके आप बीमार ही ना पड़ो, ऐसा क्या चीज़ है जो आप अपने घर में अपनाओ कि कैसे बर्तनों में खाना बने, कैसी आँच हो, किस मौसम में क्या खाना, सुबह किस तरह का खाना, रात को किस तरह, इतना ही पता हो ना, तो आधी से ज़्यादा बीमारियों को तो वैसे हम वो कर दें। यानी कि खेत में उगाना, फिर रसोई में पकाना, फिर उसके बाद दिनचर्या का पालन, और अपने गांव समाज के लिए अपने बच्चों को तैयार करने वाली शिक्षा। अगर ये होता है, और न्याय प्रणाली अपनी पंचायती, देखो जब अगर अपने बच्चों के लिए सोचने लगेंगे ना, फिर अपन थाने में जाने की जरूरत कौन पड़ा है? क्यों जी? फिर तो कोई गलत आदमी होगा ना, तो कोई साल 6 महीने में कोई गलत काम होगा तो पंचायत निर्णय ले लेगी, वो कर देगी ना निर्णय। और भाई जो कोई नहीं मानता हो पंचायत की बात, तो सोबर जाओ, अपना बाहर मरो, हम अपने पंचायती सिस्टम से ही बाहर है, फिर तेरा कोई काम नहीं लेना। जैसे आप पहले जात तक गिर दिया करते ना, हुक्का पानी बंद, छुट्टी, इस बातें नहीं करनी। समाज में सबसे बड़ी सजा होती है आदमी की, अगर उसका कोई हुक्का पानी बंद हो जाए तो। जेल सजा नहीं है, क्योंकि जेल से आने वाले तो एमएलए बना देते हैं ये, मतलब गुंडागर्दी इसलिए समाज जब पीछे हट गया तो गुंडे आगे आ गए। मतलब इसलिए मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि हम सब लोग, अगर आपको लगता है कि ये मिशन सही है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए, तो अपने गांव से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 24 तारीख को दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। उस 24 तारीख को दिल्ली पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ होगा, जितने लोग वहां आए होंगे वो सारे एक दूसरे से ये समझेंगे कि यार इतने गांव के लोग आए हुए हैं, इन लोगों ने निर्णय लिया है, तो फिर हर गांव में ये मिशन के तौर पर चलाएंगे हम। हर गांव के अंदर हमारा टारगेट ये है कि प्रत्येक गांव में 11 आदमियों की कमेटी हो, जिसमें से एक आदमी कम से कम शिक्षा के ऊपर जानकार हो कि हमारे को कैसी शिक्षा, कम से कम, आप सारा गांव सीखना चाहो सबको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 11 लोग तो ऐसे हों जिनको पता हो कि ठीक क्या है, गलत क्या है। और भाई आप हेल्थ में मान लो बीमार हो गए गांव में, तो सीधा गांव का कोई भी आदमी फ़ोन करके पूछ ले भैया बीमारी होगी, तो वो न्यू ही बता देगा कि अजवाइन पड़ी होगी, उसका चूर्ण ले ले, है कोई जरूरत कौन कितने जाने की, जीरे का पानी पी ले, उसे में बात बन जाओगी। भाई दर्द हो रहा है, जीरे का पानी पी ले, तो उसे में काम, बाथरूम नहीं आ रहा तो यूँ कर ले, यूँ नहीं हो रहा तो छोटी छोटी चीज़ों को तो ऐसे ही ठीक कर लेंगे आप। तो ये एक विचार है, अगर आपको लगता है तो फिर आप 24 तारीख की तैयारी चालू कर दो। अगर आप अपने अपने रिश्तेदार जानकारों को भी लेके जाओगे तो गांव से बड़े आराम से एक अच्छी सम्मानजनक संख्या जो है ना वो हो सकती है। तो जिस जिसके भी आपने लगता